ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे के एनसीईआरटी के पार्ट को। आगे के एनसीईआरटी के पार्ट को अगर हम देखें तो क्या पढ़ना है इसमें, तो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। जब एटमॉस्फेरिक एयर हमने क्या किया, इनहेल किया, तो इस एटमॉस्फेरिक एयर में डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 97% ब्लड जब चलता है यहाँ पे 97% HbO2 के फॉर्म में, मींस ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो रही है, सेल मेटाबॉलिकली यहाँ भी एक्टिव है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेगा और ये भी लीड करेगा हमारे यहाँ कर्व के शिफ्टिंग को। हमने बताया था जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे जो थोरेसिक रीजन है उसको ऐसे खींच रही होगी और हमारे लंग्स का वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल सरफेस पे बढ़ रहा है। और जैसे ये मसल रिलैक्स होती हैं, लंग्स अपने नॉर्मल साइज में आता है, शेप में आता है, प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीज करता है, पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड होता है और हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं। तब हायरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ऑपरेट होता है एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसको बहुत प्यार से पढ़िएगा, इस टॉपिक को एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ, इसको समझ के जाने की जरूरत थी आपको। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, ये सारे सवाल मैंने समझाए हैं दिल से। जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायाफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा और जब फ्लैट होगा तो दैट विल लीड्स टू द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स इन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। जैसा कि हम बोला था केवल पढ़ाई करेंगे आपके सिलेक्शन तक। तो आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। कौन सा चैप्टर है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग के बारे में हमने देखा था कि कैसे हम सांस लेते हैं। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे यहाँ रिस्पिरेटरी जोन कौन सा होता है, कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है, या हम सांस क्यों लेते हैं, सांस क्यों छोड़ते हैं, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होती है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे के एनसीईआरटी के पार्ट को। आगे के एनसीईआरटी के पार्ट को अगर हम देखें तो क्या पढ़ना है इसमें, तो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब मूव करती हैं गैसेस, तो हम इनका एक्सचेंज कैसे करते हैं, कहां पे हाई होती हैं, कहां पे कम होती हैं। तो जब भी हम बात करेंगे तो हमारे हार्ट के बारे में आपको पता होगा। हार्ट में हमारे यहाँ 4 चेंबर पाया जाता है और वैसे देखें तो 2 पार्ट पाया जाता है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट पार्ट होता है हमारे हार्ट का वो डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हम बोलेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि द ब्लड विच कंटेन्स मोर CO2 इन कंपैरिजन टू O2। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे इसका मतलब ये है कि द ब्लड विच कंटेन्स मोर O2 इन कंपैरिजन टू द CO2। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, नहीं तो हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर, इम्प्योर मतलब ऐसा नहीं कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर बोलते हैं तो हम बोलते हैं इसका मतलब कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज हम करते कैसे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा करते हैं तो पहले हम पार्शियल प्रेशर को कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रिस्पिरेटरी गैसेस में हम 2 गैसेस का जिक्र करते हैं। वैसे तो हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगे और अदर भी गैसेस ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ हम 2 गैसों को केवल रखेंगे अपने क्लियरेंस के लिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर में हम देखें तो जो भी ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है 159 mm ऑफ Hg, ये पार्शियल प्रेशर के ग्रेडियंट में दिया हुआ है। अगर हम वही कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 0.3 mm ऑफ Hg उसका पार्शियल प्रेशर होता है। यही एटमॉस्फेरिक एयर जब हमारे लंग्स में पहुंचता है तो वहां पे लंग्स में पार्शियल प्रेशर जो होता है 104 mm ऑफ Hg, और उसी लंग्स के एल्वोलाई में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखें तो 40 mm ऑफ Hg हो जाता है। बात करें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mm Hg होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 mm Hg होता है। फिर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mm Hg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 mm Hg। वही हम टिश्यूज में कंपेयर कर लें तो टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mm Hg। ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट दिया हुआ है, ये बस एक सारणी के रूप में है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट कभी कभी इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ क्यों और कैसे हमने किया और कितना किया। चलिए हम इसको समझते हैं अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए कि हमने सांस लिया,
जैसे मान लीजिए कि हमने अब सांस लिया, तो चलो हम एल्वेलाई बना लेते हैं, क्योंकि हम गैसेस का एक्सचेंज यहीं तो करेंगे। तो हमने सांस जब अंदर लिया तो एटमॉस्फेरिक एयर लिया होगा, एटमॉस्फेरिक एयर लिया होगा, सिंपल सी बात है। जब एटमॉस्फेरिक एयर हमने इनहेल किया, जब एटमॉस्फेरिक एयर हमने क्या किया, इनहेल किया, तो इस एटमॉस्फेरिक एयर में डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस होंगी, इस एटमॉस्फेरिक एयर में डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस होंगी। चलिए अच्छी बात है, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस होंगी, तो हम केवल किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जो पूरा एयर आ रहा है उसके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता होगा हमारे एल्वेलाई के वॉल पे, लेकिन गैसेस के डिफरेंट कंपोजिशन के द्वारा या डिफरेंट पार्ट के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एल्वेलाई के वॉल पे, तो हम उसे पार्शियल प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। यानी जितना भी एयर हमने लिया होगा एयर में, उसमें जितना भी ऑक्सीजन मौजूद होगा, उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जो लंग के एल्वेलाई पे लग रहा है, हम बोल रहे हैं कि 104 mm ऑफ Hg है। और जितना हमने एयर लिया है इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो हम बोल रहे हैं कितना है, 40 mm Hg है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी एल्वेलाई के पास हमारा क्या हुआ होगा, पल्मोनरी आर्टरी इंप्योर ब्लड लेके पहुंची होगी। थोड़ा हम कंपेयर कर लें, हम बोल रहे हैं कि इंप्योर ब्लड का मतलब होता है द ब्लड विच कंटेन्स मोर CO2 इन कंपेरिजन टू O2। यहां हमारे एल्वेलाई के पास इंप्योर ब्लड आ रहा होगा। ये ब्लड कैसा है भैया, इंप्योर, क्योंकि किससे आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है। थोड़ा हम इंप्योर ब्लड में देख लें क्या कहानी है। इंप्योर ब्लड की बात करेंगे जब हम, इंप्योर ब्लड की बात करेंगे जब हम, तो इंप्योर ब्लड में क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है इंप्योर ब्लड में वो होता है 40 mm Hg, और पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है 45 mm ऑफ Hg। यही बातें हम कर रहे थे। इंप्योर ब्लड जब यहां पहुंचता है तो गैसेस का एक क्वालिटी होती है कि डिफ्यूज होती है थ्रू वेयर इट इज हाई टू वेयर इट इज लो, यानी हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करती है। लेकिन यहां डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनेगा, कौन कौन सी चीजों का, एक तो वॉल ऑफ एल्वेलाई, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, और तीसरा ये जो बेसमेंट सब्सटेंसेस हैं बिटवीन दिस टू लेयर्स, ये मिलके हमारे यहां बनाएंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। हम बोलते हैं कि इसकी थिकनेस जो होती है 0.1 माइक्रोन के करीब होती है। चलिए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अलोंग पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के तहत डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, और जब यहां ब्लड आ रहा है तो हम देखेंगे कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यानी यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहां भेज रहे होंगे ब्लड से एल्वेलाई में, और चूंकि यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग ऑक्सीजन आ रहा होगा हमारे इस ब्लड में। सिंपल सी बात है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। और जो भी इस ऑक्सीजन के लेने के बाद जो ब्लड बाहर आ रहा है, इसी ब्लड को हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला हमने इसको। अब जितना भी ऑक्सीजन आया है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर इसमें हम देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर अगर हम देख लें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 95 mm Hg है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का चूंकि हमने लॉस किया है उसका, तो 40 mm ऑफ Hg है। यहां पे हमें एक चीज तो दिख रहा है कि भैया इस दौरान लंग्स के एल्वेलाई के थ्रू गुजरने के दौरान डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ऑक्सीजन गैदर किया है, कैरी किया है, ऑक्सीजन रिसीव किया है, इसलिए हम उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। तो जितना भी ऑक्सीजन हमने लिया है, ये ऑक्सीजन देखें अगर हम, तो जितना भी परसेंटेज ऑक्सीजन का हमने यहाँ कैरी किया है, जितना भी अमाउंट कैरी किया है, इसमें 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जुड़ जाता है। हम बोलते हैं कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, उतना ही हीमोग्लोबिन के साथ HbO2 ज्यादा बनेगा। और हम बोलते हैं कि 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू जाता है। यानी यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लेके निकले हैं बाहर, और हमारा पर्पज है कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तक पहुंचाएं, तो भैया हम सेल्स तक पहुंचाएं। अब सेल्स की भी कहानी थोड़ा सुन लेते हैं। यहां मान लीजिए यहां एक सेल है, मान लीजिए यहां एक सेल है, हम बोल रहे हैं कि किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो ब्लड है वो पहुंच रहा होगा इस सेल तक। इस सेल तक इसी ब्लड को हम लेके आ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे।
ब्लड वेसल के थ्रू लेके आ रहे हैं और डेफिनेटली ये जो ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसका कंपोजिशन कुछ ऐसा होगा कि उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है 97% इन द फॉर्म ऑफ HbO2 है और 3% हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व है। लेकिन कहानी यहां की सोचेंगे, यहां क्या चल रहा होगा, यहां तो वही कहानी चल रही होगी कि जो भी इसके पास ग्लूकोज है उसको बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे और यहां पे हो क्या रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा, पानी बन रहा होगा और एनर्जी रिलीज हो रही होगी। हम यही तो कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। लेकिन समय बीतता जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होता चला गया, ऑक्सीजन तो कम होता चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला गया। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल या टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता होगा टिश्यू से और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती होगी यहां पे चूंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहां पे कम है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता होगा। यही हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि CO2 हमारे सेल से ब्लड कैपिलरीज में कैसे गया, यानी ब्लड में कैसे गया, और ऑक्सीजन हमारे यहां ऐसे कैसे आया, ऑक्सीजन हमारे यहां कैसे पहुंचा इस क्वालिटी में, यही बात हम पढ़ने वाले हैं और इस बात से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए इसी सेल को हम दूसरे पेज पे बना लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली बनी रहे। हम बोल रहे हैं कि एक सेल है, यहां पे आप जान रहे होंगे कि किसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्योंकि हम CO2 को कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो कम हुआ जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है। यानी यहां अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, यहां कौन सा ब्लड आ रहा होगा टिश्यू के पास ब्लड डिलीवर करने, ऑक्सीजन डिलीवर करने, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे जब हम, तो हो क्या रहा होगा भैया यहां पे, तो यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मस्त याराना से जुड़ा हुआ है और 3% ऑक्सीजन जो भी हमने लिया था उसका 3% हिस्सा हमने डिसॉल्व कर लिया है प्लाज्मा में। इसी फॉर्मेट में टिश्यू के पास पहुंचता होगा। अब सिंपल सी बात है, जब तक ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ यहां बंधा हुआ है, दोनों का मस्त याराना चल रहा है, तो हमें तो टिश्यू को देना है क्या, ऑक्सीजन, लेकिन दोस्ती ऑक्सीजन ने किससे कर रखी है, हीमोग्लोबिन से। तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन जरूरी है कि हीमोग्लोबिन से उसकी दोस्ती टूटे, तभी तो ये फ्री होगा ऑक्सीजन और तभी हम इसे दे पाएंगे किसको, टिश्यू को या सेल को। तो यहां जब कार्बन डाइऑक्साइड जब आगे आता है तो समझते हैं होता क्या है कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलाउंग कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में इंटर करता है, तो आपके एनसीईआरटी में ही लिखा होगा कि हमारे यहां ब्लड के आरबीसी में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है और उस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से होता क्या है कि जब ये CO2 घुसता है तो CO2 H2O से रिएक्ट करता है और बेसिकली ये बनाता है क्या, H+ और HCO3-। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H+ और HCO3-, यानी ये बता रहा है कि जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतना ही हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा और उतना ही ज्यादा हमारे ब्लड में H+ आयंस मौजूद होंगे। अच्छा, H+ आयंस मौजूद होंगे तो H+ आयन क्या करेंगे, pH को कम करेंगे। आपके ब्लड का pH फॉल होगा और उस दौरान जब pH में चेंज आएगा ब्लड के, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, मर जाएंगे, एंड दैट इज वेरी इमरजेंसी कंडीशन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आ ही रहा था, तब तक देखा कि भैया कंडीशन ऐसी आ गई है कि ब्लड में तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है, तो हम कुछ करते हैं, अदरवाइज तो बहुत खतरा हो जाएगा। उस दौरान करता क्या है कि जो HbO2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नाता तोड़ता है, HbO2 जो है बनाता है Hb+O2। क्या बनाता है, Hb+O2 बनाता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है। और जो Hb फ्री हुआ है ये जाके बाइंड हो जाता है किससे, हाइड्रोजन आयन से। इसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बनाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है और इसी को हम बोलते हैं ब्लड बफर, और ब्लड के pH को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ब्लड बफर बना लिया, यानी ब्लड बफर बनाने के लिए हीमोग्लोबिन ने क्या की, ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ दी। ऑक्सीजन से दोस्ती जैसे टूटी, ऑक्सीजन फ्री हो गया और यही फ्री ऑक्सीजन हमने अवेलेबल कराया किसको, टिश्यू को। अब सवाल आपके यहां ये आता है कि कितना प्रतिशत ऑक्सीजन टूट गया,
तो डेफिनेट सी बात है कितना ऑक्सीजन टूटेगा, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से यारी तोड़ेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना CO2 हमने सप्लाई किया है। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 97% ब्लड जब चलता है यहाँ पे 97% HbO2 के फॉर्म में, 97% HbO2 के फॉर्म में, तो लगभग 27% जो है, लगभग 25 to 27% HbO2 डिसोसिएट हो जाता है। HbO2 बना लेता है क्या, Hb + O2। यानी अगर हम बात करें कि जब टिश्यू को 27% ऑक्सीजन हमने दे दिया, किसको, टिश्यू को, बाकी यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा होगा, यहां भी देखें तो HbO2 कितना होगा, 70% लगभग। अब डिपेंड करता है, नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे गए, लेकिन अगर हम रिगरस एक्सरसाइज करने लगे, बहुत ज्यादा वर्क करने लगे, और जितना ही ज्यादा इसमें CO2 प्रोड्यूस होगा, डेफिनेट सी बात है हीमोग्लोबिन की मजबूरी है कि उतना ही ज्यादा वो टूटे, उतना ही ज्यादा क्या हो, वो ब्रेक हो। अब इसी से रिलेटेड आपके यहां सवाल भी पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड आपके यहां सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर पढ़ते हैं, आप परेशान रहते हैं, हर बार सवाल आया। सवाल बहुत सिंपल है यार, कि जितना कोई भी ऐसी गिवन कंडीशन जिसमें हमें लग रहा है कि CO2 ज्यादा बन रहा होगा, तो डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड बफर बनाना पड़ेगा हमें। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब हम बनाते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ गिवन कंडीशन होगी, उसको हम देखेंगे गिवन कंडीशन क्या है। जैसे डायग्राम दिया हुआ है, देख रहे होंगे, चलिए डायग्राम दिया हुआ देख लेंगे हम इसको, लेकिन पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम जान लेंगे। अभी ये तो कहानी है हमारे यहाँ। अब दूसरी कहानी है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता कब है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते समय इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम। बस इतना ध्यान रखिए कि हर वो गिवन कंडीशन जिसमें CO2 ज्यादा बन रहा होगा, डेफिनेट सी बात है कि वहां डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बढ़ जाएगा। हमने एक कंडीशन बताई कि अगर हम बात करें एक्सपायर्ड एयर, तो हम देख रहे हैं कि कहां पे कितनी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है, इसको ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया। इसको ऑलरेडी हमने क्या किया, मेंशन कर दिया। अब बात आएगी कि भैया हम ट्रांसपोर्ट कर से कैसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ कैसे। हमने तो सिंपली बोल दिया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड चला गया और जो एनहाइड्रेट था उसके प्रेजेंस में क्या किया, H+SCO3- बना लिया। क्या इतना सिंपल है? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है तो समझते हैं कैसे जाता है। तो हम इसके लिए एक सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया? सेल बना लेते हैं। पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, और ऑक्सीजन उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, इसमें ऑक्सीजन आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे हमने ट्रांसपोर्ट किया। दूसरा पार्ट बना लेते हैं हम ब्लड वेसल। क्या कर लेते हैं? ब्लड वेसल बना लेते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझाने के पर्पज से ब्लड वेसल हमने बना लिया। चलो भैया बना लेते हैं। यहां हमने बना लिया, ब्लड वेसल बना लिया, और ब्लड वेसल में भी एक पार्ट बना लिया। हमने बोल दिया कि भैया ये वाले पार्ट जो है वो RBC। चलो भैया थोड़ा गंदा सही लेकिन बना लेते हैं। ये हमारा RBC रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि समय दर समय क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। यानी इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। कितना कम है? तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ 45 है, और यहाँ पे भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है। यही तो बोल रहे हैं। हमने भी बताया था कि द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स ऑन द प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना भी यहाँ CO2 बना है, हम देखते हैं कि CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो 7% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 7% CO2 हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में हो जाता है। जब CO2 जाता है तो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में चला जाता है। अब 20 से 25%, लगभग 25% हमारा जो CO2 है वो पहुंचता है हमारे RBC में। RBC में जब CO2 पहुंचता है तो RBC के सामने कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये तो इस फॉर्म में होंगे, HbO2 के फॉर्म में होंगे। हमने बताया था कि द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे जैसे ही ब्लड कैपिलरी आएगी, यहां पे पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा,
तो होगा क्या, ये CO2 और पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से HbO2 के ये टूटेगा किसमें, ये बना लेगा क्या HbO2 HbCO2 और ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन फ्री करेगा तो यही ऑक्सीजन हम टिश्यू को लाके दे देंगे। एक तो हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की विधि ये हुई, जब फ्री होगा तभी तो हम ऑक्सीजन दे पाएंगे, पहला तरीका। फिर हम देखते हैं कि जितना भी CO2 है उसमें से 70% CO2, कितना भैया 70%, बहुत ध्यान से समझिएगा। 70% CO2 जो है ये पहुंचा जब यहां, तो चूंकि यहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये क्या किया H2O से मिला और बनाया क्या H+ और HCO3-, क्या बनाया H+ और HCO3- बनाया 70%। अब जैसे ही H+ और HCO3- बना, ये जो भी यहां HbO2 बचे हुए थे, इन्होंने क्या किया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से नाता तोड़ा और ऑक्सीजन को फ्री किया और हाइड्रोजन आयन को इंगेज करके क्या बनाया, HBH बनाया, एंड दैट इज ब्लड बफर या हीमोग्लोबिनिक एसिड हम बोल रहे हैं। और यहां पे भी हमने ऑक्सीजन जो फ्री किया इस प्रोसेस में, वो हमने टिश्यू को मुहैया करा दिया। लेकिन यहां एक कांड हो गया, H+ का HCO3- के साथ बहुत मस्तियाराना है। जैसे ही H+ Hb के साथ मिलते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, वैसे ही HCO3- को गुस्सा आता है और ये आरबीसी से प्लाज्मा में चली जाती है। आरबीसी से कहां चली जाती है, प्लाज्मा में। जब आरबीसी से प्लाज्मा में HCO3- आता है तो निगेटिव आयंस ज्यादा प्लाज्मा में ना बढ़ जाए, इसके लिए हम Cl- जो है प्लाज्मा से आरबीसी में भेजते हैं। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट, यानी पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना बोलते हैं। कई बार पूछा गया है हैम्बर्गर फिनोमिना। पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में, 20% जो होता है वो किसके फॉर्म में, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और जो 70% ट्रांसपोर्ट हुआ किस फॉर्म में, यहां पे जो अंदर है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट हुआ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आप हम CO2 करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। किस फॉर्म में करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में हम करते हैं। ये तो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की कहानी हो गई। यहां एक चीज तो दिख रहा है, जितना ही CO2 हम ट्रांसपोर्ट करेंगे उतना ही ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं भैया, बोहर्स इफेक्ट। सवाल कैसे पूछे गए हैं, अभी तो हमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ब्लड को, जो भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया है वो कहां किया है, तो टिश्यू से ब्लड में। टिश्यू से कहां, ब्लड में। यानी अगर हम बात करें तो सवाल जो पूछा गया ऐसे पूछा गया है, बोहर इफेक्ट जो है ऑपरेट होता है, बोहर्स इफेक्ट ऑपरेट होता है। तो जवाब होगा आपका बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। टिश्यू से ब्लड के बीच में हमारे यहां बोहर्स इफेक्ट ऑपरेट होता है। अब दूसरी बात आ गई कि चलो भैया ब्लड में हमने ट्रांसपोर्ट तो कर लिया, लेकिन ब्लड में अब हमारे पास CO2 आ चुका है, और इस CO2 को कहां पहुंचाना है हमें, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एल्वोलाई तक पहुंचाना है। हमें कहां तक पहुंचाना है, एल्वोलाई तक। तो यही ब्लड हमें लेके पहुंचना पड़ेगा कहां पे, अपने एल्वोलाई तक। कहां पहुंचना पड़ेगा, अपने एल्वोलाई तक। तो हम देखेंगे अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई। एल्वोलाई तक कैसे लेके जाएंगे हम इसे, क्योंकि जब एल्वोलाई में देंगे तभी तो हमारी एल्वोलाई उसे बाहर निकालेगी, तभी तो हम सांस के थ्रू उसे बाहर फेंकेंगे। तो ट्रांसपोर्ट करेंगे हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने ब्लड में लिया है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो किसके, कहां पे, एल्वोलाई में।
अब जब हम देखेंगे कि यही ब्लड वेसल हमारे एल्वुलाई के पास पहुंचेगी, चलिए हम यहां एल्वुलाई बना लें। हमने एल्वुलाई बना लिया और जस्ट इमेजिन करिए कि यही ब्लड, जिसे कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बोलेंगे, ये हमारे एल्वुलाई के पास पहुंचा होगा। चलिए इसको ब्लड वेसल के फॉर्म में ही बना लें हम, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनी रहे। तो ब्लड वेसल के फॉर्म में अगर हम बना लें इसे भैया, तो हम कुछ ऐसा फिर से बना लें ताकि आपको बातें याद रहें, ताकि आपको कह रहे हैं बातें याद रहें। हमने यहां ब्लड वेसल बना लिया और फिर मोटा मोटी क्या बना लिया, एक आरबीसी बना ली, एक आरबीसी बना ली। जरा याद करिए कि ये ब्लड जो आया है उसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं जो हमारे एल्वुलाई के पास पहुंचा है। तो अगर हम याद करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास भैया जो 7% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में था, डिजॉल्व स्टेट में था, प्लाज्मा में। यही तो बात थी, डिजॉल्व स्टेट में था, किसमें भैया, प्लाज्मा में। हम यही तो बोल रहे थे। चलो भैया, फिर हम बोल रहे थे कि 20 to 25%, 20 से 25% हमारे पास जो CO2 है वो किस फॉर्म में है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो 70% हमारे यहां कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं HCO3 के फॉर्म में हमारे प्लाज्मा में चला गया। 70% ध्यान रखिएगा के फॉर्म में प्लाज्मा में चला गया है। कितना भैया, 70%। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हम बोलते हैं होता था। इतनी कहानी होगी। क्लोराइड अंदर होगा। अब जब यहां पहुंचेगा तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एक्सचेंज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। लेकिन हमने बताया था कि द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्रीमियरली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे एक चीज तो हो जाएगा कि यहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा यहां तो डेफिनेट सी बात है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ जाएगी। अब जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ती है ऑक्सीजन के आने की वजह से, तो यही बन जाता है कुछ देर बाद प्रोडक्ट HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये CO2 जो होता है वो मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त हुआ CO2 है वो हम किसको दे देते हैं, वो एल्वुलाई में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पहला कंडीशन तो ये हो गया। फिर क्या होता है, हमारे पास एक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के CO2 को हमने फ्री करा दिया। फिर हमारे पास HBH बचा होगा। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड जो कि ब्लड बफर बना के ऐसे पड़ा हुआ था, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा, ऑक्सीजन के एक्सचेंज की वजह से जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा, ये HBH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HbO2 में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और क्या करेगा, और हाइड्रोजन इस दौरान मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। अब जैसे ही HCO3- देखेगा कि उसका यार दोस्त अब फ्री हो गया है, ये HCO3- फिर से प्लाज्मा से आरबीसी में आना चालू कर देगा और क्या बना लेगा, सिंपल सी बात, बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, CO2 और HO2 बन जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा, सॉरी CO2 और H2O बन जाएगा। तो इनके साथ इंगेज हो जाएंगे। अब जब इंगेज हो जाएंगे तो यहां प्लाज्मा में आयनिक, यहां आरबीसी में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए या प्लाज्मा में बनाए रखने के लिए जो हमने क्लोराइड आयन अंदर भेजा था उसे ही अब प्लाज्मा में लेते आएंगे। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। और जो पूरा इफेक्ट आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के आने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो बोला जाता है क्या, हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोला जाता है, हेल्डेन इफेक्ट। ध्यान रहे ये सवाल बहुत जहर होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि हेल्डेन इफेक्ट ऑपरेट होता है कहां पे। तो याद रहे हेल्डेन इफेक्ट ऑपरेट होता है बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई, ब्लड और एल्वुलाई के बीच में हेल्डेन इफेक्ट। और हम जब बात करेंगे बोहर्स इफेक्ट का, तो बोहर्स इफेक्ट ऑपरेट हो रहा था कहां, बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड वेसल। तो दोनों चीजें जरूर ध्यान रखिएगा कि हेल्डेन इफेक्ट कहां ऑपरेट होता है और बोहर इफेक्ट कहां ऑपरेट होता है। पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट किस कंडीशन में हो रही होती है और निगेटिव क्लोराइड शिफ्ट किस कंडीशन में हो रही होती है और कहां हो रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लें, एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि भैया अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। बहुत ही ज्यादा परेशान करता है आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। हम याद करने को बोलेंगे ही नहीं, हम तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से इसको सवाल देखते ही आंसर मारने को बोलेंगे।
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे हम। तो जब हम बनाते हैं कर्व तो कहीं ना कहीं नॉर्मल कंडीशन में एक कर्व हमें सिग्मोइड शेप का दिखाई देता है। जहां यहां डायग्राम बना होगा, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है। ये डायग्राम कहां का है भैया? आपके एनसीईआरटी का है। यहां यानी इस प्लेन पे हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद द इन द, जो भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है। और यहां वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। या इस पार्ट को देखिएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं वैसे ही परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही परसेंटेज सेचुरेशन क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। इसमें एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है P50 वैल्यू। P50 वैल्यू यही वैल्यू होती है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज नियरली 50% या इज ऑन 50%। यानी ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पे हीमोग्लोबिन के साथ उसका सेचुरेशन 50% हो, उस पार्शियल प्रेशर को हम P50 वैल्यू बोलते हैं। यानी यह कोई पार्शियल प्रेशर है जहां पे हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ 50% सेचुरेटेड है एंड दैट वैल्यू इज नोन एज एंड दैट पार्शियल प्रेशर इज नोन एज P50 वैल्यू। अगर हम बोलते हैं इसी P50 वैल्यू के हिसाब से कि जब P50 वैल्यू बढ़ेगी, P50 वैल्यू बढ़ेगी दैट विल टेंड्स टू द शिफ्ट इनटू राइट। व्हेन P50 वैल्यू इंक्रीज कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। P50 वैल्यू बढ़ेगा तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। सिंपल सा दिख रहा होगा, ये राइट और लेफ्ट। यहां के हिसाब से देखें तो अगर हम बात करें कि P50 वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपके कॉन्टेक्स्ट में ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। किधर बढ़ेगा? कर्व। तो अगर P50 वैल्यू बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है कर्व विल टेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट बढ़ेगा। अगर P50 वैल्यू डिक्रीज करेगा तो कर्व विल टेंड टू द राइट। यही तो होगा, यस या नो? होगा। अब हम बात करें अगर कि आपसे सवाल किस लेवल पे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम P50 वैल्यू तो निकालना ही नहीं चाहते, हमें क्या जरूरत पड़े कि डेफिनेशन से हम जवाब दें? हमें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से जवाब देना है। हमने बताया था कि जितना ही कोई भी हो कंडीशन जिसमें आपको दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ता हुआ टिश्यू में दिखाई देगा तो हमारे ब्लड में H+ आयन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? क्यों भैया? क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये H+ और HCO3- बना रहा होगा। क्लियर है? यानी बॉडी में वो हर कंडीशन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा डिसोसिएशन जो है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उतना ही हीमोग्लोबिन की, फ्री हीमोग्लोबिन की जरूरत होगी ब्लड बफर बनाने के लिए, उतना ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि HbO2 से डिसोसिएट क्यों हो रहा था? जस्ट टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन। यानी जितना हाइड्रोजन आयन बनेगा उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बेवफाई करना पड़ेगा। यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको सर्टेन कंडीशंस दी जाती है, सर्टेन कंडीशंस दी जाती है कि भैया इस कंडीशन में कर्व किधर शिफ्ट हो रहा होगा, भैया उस कंडीशन में कर्व किधर शिफ्ट हो रहा होगा। यही कहानियां दी गई हैं आपके। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्टली ये बोल रहा है ना कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब कि H+ आयन बढ़ रहा होगा, और H+ आयन बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन बढ़ रहा होगा, और डिसोसिएशन बढ़ रहा होगा यानी कहीं ना कहीं CO2 बढ़ रहा है, तो हम भी तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट रहा होगा। पार्शियल प्रेशर घटेगा तो बाइंडिंग वैसे ही कम हो जाएगी, बाइंडिंग कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, अगर मान लीजिए किसी सेल में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक सिंपल सी बात यही तो आपको समझ में आएगी कि भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। सिंपल सी बात, बहुत नॉर्मल समझिएगा, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो डेफिनेट सी बात है CO2 बढ़ रहा होगा, और CO2 बढ़ रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है H+ बढ़ रहा होगा, और H+ बढ़ रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है डिसोसिएशन बढ़ रहा होगा।
और दैट विल लीड्स टू द टेंड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टुवर्ड राइट शिफ्ट। बहुत इजी है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर 2,3-DPG 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा हो तो क्या होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे इंपैक्ट। 2,3-DPG बाई प्रोडक्ट होता है या हम बोले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, यानी ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो रही है। सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली मेटाबॉलिकली सेल ज्यादा एक्टिव है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहा होगा और डिसोसिएशन भी ज्यादा हो रहा होगा। कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। क्लियर है? पूछा जाता है आपसे कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो रहा हो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग तरीके से, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा, तो पीएच मान बढ़ेगा अगर, तो क्या होगा, कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। ऐसा ही तो होगा। तो आपको एक कोरिलेट करना है कि किस कंडीशन में, जो आपसे सवाल पूछा जाए आप P50 वैल्यू निकालने पे मत बैठे जाइए। ये तो एक डेफिनेशन है कि द परसेंटेज सैचुरेशन या द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज 50% एंड दैट इज नोन एज P50 वैल्यू। लेकिन सिंपल सा बात है, सवाल का जवाब तो हम यहीं से दे सकते थे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मींस हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहा होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बढ़ेगा तो मजबूरी है हमारी कि हम ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करें, क्योंकि हमें ब्लड बफर बनाना है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है भैया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, ब्लड में हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहा होगा और दैट विल आल्सो लीड्स टू द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। अगर हम बोले 2,3-DPG ज्यादा बढ़ना है तो 2,3-DPG ज्यादा बनेगा भैया, तो ज्यादा बनेगा अगर तो क्या होगा, मींस ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो रही है, सेल मेटाबॉलिकली यहां भी एक्टिव है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेगा और ये भी लीड करेगा हमारे यहां कर्व के शिफ्टिंग को। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ना है, इसे रटना नहीं है, इसलिए हम यहां लिखेंगे ही नहीं। आप इस बात को समझिए कि कहना क्या चाहते, ठीक है, इस बात को रटना नहीं है आपको। यानी वो हर कंडीशन जिसमें हमें दिखाई देगा कि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है, वो कंडीशन हमें बताएगा कि सेल के ब्लड में, जहां भी ब्लड है वहां पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो हमारे डिसोसिएशन को बढ़ा रहा हो। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। आप इस कॉन्सेप्ट पे एकदम फोकस्ड रहिए। देखिए आपको एक एक मिनट में धड़ाधड़ सवाल लगते रहेंगे। बात रही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, तो आप हम बोलते हैं ना कि 97% सैचुरेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में, या जो भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, 3% तो हम प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो लगभग यही दिखाता है। ठीक है? यस या नो? चलिए, क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, एंड दैट इज रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। अगर आप अभी भी पूछें आपसे कि हमारा रिस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, केमिकली या न्यूरली, तो 99% लोग आंसर करेंगे न्यूरल कंट्रोल। 99% लोग ऑप्शन क्या देंगे? न्यूरल कंट्रोल। लेकिन इस बात को हमें समझना है और इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा कि आंसर क्या होगा। पहले हम रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन की बात कर लें तो हमारे यहां कुछ रिस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं। जब अगर अपने ब्रेन को काट लेना, जैसे किसी बंदे के ब्रेन को हमने निकाला और बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाने का प्रयास किया, तो ये हमारा सेरिब्रम हो गया, ये हमारा थैलेमस हो गया, फिर थैलेमस के बाद हमारा चालू होगा मिड ब्रेन का इलाका जिसमें ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरिब्राई हो गई। फिर हमारा चालू होता है क्या? हाइंज ब्रेन का सिस्टम जिसमें सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और पोन्स के बाद मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ सेंट्रल कैनाल होती है जो स्पाइनल कॉर्ड चली जाती है। हमारे यहाँ पोन्स वाले की बात करें, ये पोन्स इलाका हो गया, ये हमारा मेडुला हो गया और ये हमारे यहां सेरिबेलम हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम केवल इसी पार्ट को, हाइंज ब्रेन को दिखाना चाहते हैं आपको क्लियरली। आपको ये भी पता है कि हमारा ब्रेन जो है खोखला होता है। ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और ब्रेन को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करने जाती है कैरोटिड आर्टरी।
जब एक कैरोटिड आर्टरी जाती है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने, तो हमारे यहाँ कुछ इंटीरियर पार्ट जो ब्रेन के हैं वहां ब्लड की सप्लाई यानी ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। तो इंटीरियर पार्ट में इंश्योर हो सके कि वहां भी न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, वहां भी ऑक्सीजन पहुंच रहा है, या वहां के भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को हम बॉडी से बाहर निकाल पा रहे हैं, इसके लिए हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी जो कंपोजिशन हमारे ब्लड का होता है वही कंपोजिशन वहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है। यानी ब्लड के कंपोजिशन में किसी तरह का जो चेंज होगा वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी होगा। अब हम जानते हैं कि यहां वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं। हम केवल तीसरा पार्ट बना रहे हैं, दैट इज पोन्स और मेडुला। हम दो हिस्सों को ही केवल बना रहे हैं यहां पे। पोन्स में हमारे यहां दो इलाके पाए जाते हैं। पोन्स में दो इलाके पाए जाते हैं। एक इलाका जो होता है उसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हम इसे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम रटवाना नहीं चाहते आपसे। और दूसरा जो होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। फिर वही बात करें हम मेडुला में, तो मेडुला में हमारे यहां दो सेंटर्स पाए जाते हैं। जो ऊपर की तरफ यानी डॉर्सल सरफेस पे होता है उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर। कुछ लोग इसे DRG भी बोलते हैं, डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। डॉर्सल सरफेस पे है। और नीचे की तरफ पाया जाता है एक्सपायरेटरी सेंटर। क्या पाया जाता है? एक्सपायरेटरी सेंटर। इसे कुछ लोग VRG भी बोलते हैं, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। इन्हीं की कहानी को हमें समझना है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भी है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां पे है। CSF होगा, सिंपल सी बात है, ब्रेन खोखला है, CSF तो होगा। लिख लीजिए CSF होगा। यानी कोई कंपोजिशनल चेंज अगर हमारे ब्लड में होगा तो CSF में भी हो रहा होगा। हमें इसी बात को समझना है कि हमारे यहाँ रिस्पिरेशन कंट्रोल कैसे होता है और इन सेंटर्स का काम क्या होता है, कैसे रेगुलेट करती है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत लोकल सा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या किया, जताया आपसे, हमने 4 सेंटर्स रिप्रेजेंट किए। हमने इसको बोल दिया कि भैया ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। चलिए हमने PC लिख दिया इनके नाम के आगे। क्या लिख दिया भैया? PC, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। फिर हमने लिख दिया कि यहां पे एक सेंटर है, पोन्स को ऊपर दिखा रहे हैं, मेडुला को नीचे दिखा लेंगे। इसे हमने बोल दिया कि हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर है। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर हमने बोल दिया कि यहां पे हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर है, जिसे हम IC बोल रहे हैं। क्या है भैया? इंस्पायरेटरी सेंटर, जिसे हम IC बोल रहे हैं। और यहां पे हमने बना दिया क्या? EC, एक्सपायरेटरी सेंटर। बहुत ध्यान से इस टर्म को समझिएगा, बुक में बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसलिए बार बार सवाल आप गलत करते हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है रिस्पिरेशन को लेकर क्लियर नहीं हो पाती है। इस कॉन्सेप्ट से जरूर क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे इन चारों सेंटर्स की, तो कुछ बातें हम जान लेते हैं। जो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है किसके? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। और ये हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है सेंसिटिव फॉर सर्टेन केमिकल, सेंसिटिव फॉर सर्टेन केमिकल, किसी केमिकल के लिए। अभी हम बताएंगे नहीं कौन सा केमिकल, सर्टेन केमिकल। और वो केमिकल कौन सा है भैया? बेसिकली वो केमिकल हाइड्रोजन आयन होता है। आपके बुक में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा होगा, लेकिन ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। CO2 जैसे ही जाएगा H+SCO3- में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा तो H+ से सेंसिटिव है। जैसे ही हमारे ब्लड में H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है, अगर सेंसिटिव है तो सेंसिटाइज्ड होगा। क्या होगा? सेंसिटाइज होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम नॉर्मल हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट बहुत सेंसिटिव हैं, हाथ बोर्ड में डालेंगे, हिल जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। इस केमिकल की वजह से हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है ऑलवेज इस बात को जरूर याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट। हमेशा, क्योंकि ब्लड में तो ऐसा तो है ही नहीं कि हाइड्रोजन आयन ना हो। ऑलवेज रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट। अब जो हमारा यही इंस्पायरेटरी सेंटर है, इस 2 मसल्स को कंट्रोल करता है हमारे, जिन्हें हम मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन कहते हैं।
कौन कौन सा भैया? तो पहला है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं, और दूसरा मसल जो है हमारा डायाफ्राम है। अब ध्यान दीजिएगा, कहानी एकदम शुरू से चालू हो जाएगी। हमने बोला कि किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए सेंसिटिविटी के वजह से, और वो केमिकल है हाइड्रोजन आयन, आपके बुक में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा होगा, इससे सेंसिटिव है, और चूंकि ये इसके कांटेक्ट में है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रेगुलर कांटेक्ट में है, इसकी वजह से हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है। और जब कहीं भी हम एक्साइटेड अगर हो, इस बोर्ड में हाथ मारे और एक्साइटेड होंगे, तो क्या होगा? जो भी मसल्स को ये कंट्रोल करता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, यस या नो? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और याद करिए, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? हमने बताया था जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारे जो थोरैसिक रीजन है उसको ऐसे खींच रही होगी और हमारे लंग्स का वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल सरफेस पे बढ़ रहा होगा। अगर डायाफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे यहां जो लंग्स का वॉल्यूम है एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ओवरऑल देखें तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम होगा और हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर रहे होंगे। क्लियर है? जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एक मैसेज जनरेट होता है हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर के लिए। ये इंस्पायरेटरी सेंटर ही जनरेट करता है, ये बताता है हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कि भाई साहब हमने फेफड़ों में हवा भरना चालू कर दिया। एक मैसेज जनरेट होता है जो पहुंचता है कहां? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास ये मैसेज पहुंचता है तो बोलता है अच्छा आपने हवा भरना स्टार्ट कर दिया, कोई तो रोक लो इसे, ज्यादा हवा नहीं भरनी है। इसके लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता क्या है? ये एक इनहिबिटरी इंपल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता भैया? इनहिबिटरी इंपल्स, नाम याद रहे, इनहिबिटरी, कि रोको इनको भैया, रोको। इनहिबिटरी इंपल्स जनरेट करता है कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या जनरेट करता है? इनहिबिटरी इंपल्स, कि भैया इनको रोको। ये इनहिबिटरी इंपल्स हमारे एपन्यूस्टिक सेंटर तक पहुंचता है और एपन्यूस्टिक सेंटर से एक्सपायरेटरी सेंटर पहुंचता है और एक्सपायरेटरी सेंटर से हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर तक पहुंचता है। ध्यान रहे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यही डायग्राम की खासियत थी। अब यहां समझिएगा, इनहिबिटरी इंपल्स एपन्यूस्टिक सेंटर से एक्सपायरेटरी सेंटर आता है, एक्सपायरेटरी सेंटर से इंस्पायरेटरी सेंटर जाता है, और ये चूंकि इनहिबिटरी इन नेचर है तो जो ये काम कर रहे होते हैं इनहिबिटरी इंपल्स की वजह से, यही मसल्स जो है रिलैक्स कर दी जाती हैं। और जैसे ये मसल रिलैक्स होती हैं, लंग्स अपने नॉर्मल साइज में आता है, शेप में आता है, प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीज करता है, पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड होता है और हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम समझिएगा सवाल का जवाब कहां से मिलेगा आपको। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर हमेशा चाहता है कि हम हवा भरते रहें, ये लाइन यही तो बता रही है कि ऑलवेज रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट, और ऑलवेज ये प्रयास करती होगी कि ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहें। क्लियर? यानी हमने एक स्विच को, ये लाइट जो है हमारी, वो चाहती है कि मैं हमेशा 24 घंटे जलती रहूं। ठीक है, लेकिन ये लाइट जलेगी या बुझेगी कितनी बार? जब ये मैसेज जनरेट हो रहा है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है? इसे बुझाने का काम कर रहा है, इसे जो काम हो रहा था इसे रोकने का काम कर रहा है। इसीलिए हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। अगर एक लाइट हमेशा जलना चाहती है तो कितनी बार बुझेगी और कितनी बार जलेगी, ये डिपेंड करेगा कि स्विच को ऑफ कौन कर रहा है। बात तो सही है कि अगर हम स्विच ऑफ ना करते तो लाइट की तो चाहत थी कि वो जलती रहे, लेकिन स्विच ऑफ करने पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार बुझ रही है, जल रही है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं या स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्विच ऑफ डिसाइड करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा, एक और सवाल आ रहा होगा जेहन में कि भैया नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जब हम एक ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसी मसल के रिलैक्स होने की वजह से सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो भैया हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर का काम क्या है? हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर का रोल क्या है? हम तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान सांस भी ले रहे हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन से और सांस छोड़ रहे हैं जब ये रिलैक्स हो जा रही हैं, तो इनका रोल क्या है? रोल क्या है इनका? चलो भैया रोल देख लेते हैं।
नॉर्मली जब आप सांस ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, रोक दे रहा है, रोक दे रहा है, रोक दे रहा है, लेकिन आप इंटेंशनल ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा होगा, बंद कर रहा होगा, चल भाई इतना रोक दे, चल भाई इतना रोक दे, चल भाई इतना रोक दे, एक करेंगे फुलाएंगे, वो कर रहा है वो रोक दे, ऐसे चल रहा है और हम 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं। यानी रेट टाइम पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इज मेंटेन्ड बाय द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड दैट्स व्हाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और कहीं ना कहीं इसलिए रेस्पिरेटरी सेंटर को हम मेन सेंटर ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या रिलैक्सेशन की वजह से तो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। लेकिन कहानी अब दूसरी आई कि भैया इनका रोल क्या है, क्योंकि यही इन्वॉल्व है दोनों में, तो चलो हम थोड़ा इंटेंशनल ब्रीदिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने फेफड़ों में जबरदस्ती हवा भरना चालू किया, समझिएगा। तो हमारे एल्वोलाई की हालत थोड़ा सोचिए, नॉर्मली ये इस आकार में थी और जब हमने बहुत ही ज्यादा इंटेंशनल ब्रीदिंग करनी स्टार्ट कर दी तो इसमें फुलाव ज्यादा होगा, यस या नो। तो इस दौरान जब हम इंटेंशनल ब्रीदिंग या फोर्सफुल ब्रीदिंग करना स्टार्ट करते हैं तो एल्वोलाई के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनको लगता है कि आज तो भैया कोई खतरा आ गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंग के वाल पे प्रेशर लग रहा है, एल्वोलाई के वाल पे प्रेशर लग रहा है। तो खतरे के इस अलार्म को सीएनएस के पास ले जाते हैं कि भैया सीएनएस अब तुम ही संभालो, ये तो लग रहा है कि आज फेफड़े में खूब हवा भर देगा। ठीक है, ये मैसेज लेके किसके पास जाते हैं, सीएनएस के पास, क्योंकि ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर है। अब सीएनएस करता है क्या, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं देखता हूं। और ये सीएनएस कंट्रोल करता है किसको, हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर को, कि भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, भाई साहब तुम क्या कर रहे हो। जब इनको एक्टिवेट करता है एक्सपायरेटरी सेंटर को, तो जो हमारी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन है, एंड दैट इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल वॉल मसल, हमारी ये मसल दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और हम सांस बाहर छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी फोर्सफुल ब्रीदिंग करिएगा तो पेट जरूर इन्वॉल्व होगा उसमें, सांस को छोड़ने में। यही है मैकेनिज्म कि जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो रिसेप्टर्स हमारे सीएनएस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया अब बहुत ज्यादा हो गया, आप रोकिए इसे। तो हमारा सीएनएस हमारे एक्सपायरेटरी सेंटर से रिलेटेड जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। चूंकि यहां से सेंसरी रिस्पॉन्स गया, यहां से मोटर रिस्पॉन्स आया, इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो इसको हम नाम देते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। आपके यहां सवाल पूछा गया है कि हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कब ऑपरेट होता है। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आपके यहां ऑपरेट होता है ड्यूरिंग द डीप ब्रीदिंग, यही है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्लियर है, क्लियर है भैया, चलिए क्लियर। यानी इसीलिए हम इंस्पायरेटरी सेंटर को मेन सेंटर कहते हैं ऑफ रिस्पिरेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है कि कितनी बार हम स्विच ऑफ करेंगे। हमारे यहां हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स डीप ब्रीदिंग के दौरान ऑपरेट होता है, लेकिन सवाल अभी भी स्टिल वहीं रुका हुआ है कि हमारे यहां ब्रीदिंग का कंट्रोल है कैसा, न्यूरल या केमिकल। जरा ध्यान दीजिए, अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया सारी कहानी तो आपने ब्रेन की ही बताई है, तो न्यूरल कंट्रोल होगा। तो याद रहे आप लोगों को कि हमारे यहां जो रिस्पिरेशन का कंट्रोल है वो न्यूरल एज वेल एज केमिकल दोनों है, केमिकली भी है और न्यूरली भी है। लेकिन अगर कोई दिन ऐसा आपके सामने टकराए कि आपको इन दोनों में से कोई एक कंफर्म करना हो कि केमिकल है या न्यूरल है, तो योर आंसर इज केमिकल कंट्रोल। कहां है भैया, सारी चीज तो न्यूरल के मिले हुए हैं, ब्रेन का सारा हिस्सा काम कर रहा है, केमिकल क्यों बोल रहे हो। तो याद रहे कि अगर यहां हाइड्रोजन ना होता तो ये सेंसिटिव ना होते, ये सेंसिटिव ना होते तो एक्साइटेड स्टेट में ना होते, एक्साइटेड ना होते तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना करती, और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट ना करती तो लंग्स का वॉल्यूम ना बढ़ता, लंग्स का वॉल्यूम ना बढ़ता तो सांस अंदर नहीं आती, और सांस अंदर नहीं आती तो छोड़ने की बात ही नहीं थी। ठीक है, यानी लग तो रहा है सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक ही लोगों की सेंसिटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन आयन ना हो जब, इसीलिए सवाल आपसे पूछा जाता है कि कभी कभी जब ब्लड में कभी कभी हम कम रिस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग कम कर देते हैं, क्यों, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में क्या होता है कम हो जाता है, तो हम रिस्पायर नहीं करते इसलिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है। इस बात को जरूर कोरिलेट करिएगा। अलग अलग सेंटर्स के नाम पूछे गए हैं, लाइक पीसी का क्या काम होता है, तो ये एक्ट करता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरह।
क्या करता है, एक कंट्रोल करता है रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को। जो हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर है वो डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। एक्सपायरेटरी सेंटर कब एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, तब हायरिंग ग्रूवर रिफ्लेक्स ऑपरेट होता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसको बहुत प्यार से पढ़िएगा, इस टॉपिक को एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ, इसको समझ के जाने की जरूरत थी आपको, तब आप सही आंसर कर पाएंगे, एक एक चीज को कंफर्मेटरी तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारा रहा पूरा चैप्टर, यहां तक आपके चैप्टर में दिया हुआ है, कुछ डिसऑर्डर्स भी दिए होंगे, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है इसके बाद वाला जो टॉपिक है डिसऑर्डर भी चलो देख ही लेते हैं। लाइक अस्थमा दिया होगा। अस्थमा क्या है, एक टाइप की एलर्जिक डिसऑर्डर है जो एलर्जेंस की वजह से होता है, समटाइम्स डस्ट पार्टिकल के इनहेलेशन से या पॉलन ग्रेन की वजह से एलर्जिक होता है। अस्थमा इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। दूसरा हमारे यहाँ इम्फाइसीमा दिया हुआ है। इम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है और बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारी लंग एल्वोलाई है इसमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए सेप्टल वॉल लगी होती है, तो यही जो इलास्टिसिटी होती है लंग्स की वो कम हो जाती है। ये जो फूलने सिकुड़ने का तरीका है एल्वोलाई का वो कम हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाती है ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ सेप्टल वॉल्स। तो हमारे यहाँ सरफेस एरिया कम मिलता है इस दौरान रिस्पिरेशन के लिए। Emphysema is the chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface decrease. One of the major cause of the emphysema is cigarette smoking. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ दो बीमारी अस्थमा और इम्फाइसीमा है। एक बीमारी का और जिक्र होगा जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज या ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। किसी सर्टेन ऑक्यूपेशन में जैसे सिलिकॉन इंडस्ट्री में या कॉटन इंडस्ट्री में इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे डस्ट पार्टिकल किसी फॉर्म में ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम डस्ट ज्यादा निकलेगा तो डेफिनेट सी बात है यार, डस्ट हम इनहेल करेंगे तो जाएगा हमारे लंग्स में, बैठेगा, सरफेस एरिया किसी ना किसी तरह से घटना है हमारे यहाँ। भाई जहां हवा भरना है वहां कचरा भर लिया तो डेफिनेट सी बात है सांस में समस्या होगी। तो यही बात है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग so much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to the inflammation leading to the fibrosis. ठीक है, proliferation of fibrous tissue is known as fibrosis and thus causing serious lung damage. Such workers are advised to just wear the mask during their working time. तो इस दौरान हमारे यहाँ बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जैसे सिलिकॉन के सिलिकोसिस, एस्बेस्टस कंपनी में एस्बेस्टोसिस, ऐसे बहुत सारे डिजीजेज हैं जिन्हें हम ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं और वो एसोसिएटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑक्यूपेशन से जहां डस्ट पार्टिकल निकल रहा होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे यहाँ डिसऑर्डर्स की। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं, देखते हैं व्हेन अंडर सर्टेन कंडीशन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, the P50 value of hemoglobin rises, the affinity of the pigment of combining with O2 will. P50 वैल्यू राइज हो रहा है, P50 वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं शो हो रहा है। P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब, P50 वैल्यू है क्या, द प्रेशर एट विच परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज 50%, यानी the partial pressure at which percentage saturation of oxygen with hemoglobin is 50%, that partial pressure is known as P50 value। और हम बोल रहे हैं कि वो partial pressure बढ़ रहा है। हमने बताया था कि the binding of oxygen with hemoglobin is primarily depends on the partial pressure of oxygen, यानी ऑक्सीजन का partial pressure जब कम होगा तभी तो P50 वैल्यू राइज करेगा। लो भैया, फॉल दिख रहा होगा, कम होगा तभी तो बढ़ेगा भाई। चल, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ, ओ माय गॉड, हमने ट्रेकिया लाया था, हमने बोला था कि ये लंग्स के पास आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी और एक हिस्सा क्या होगा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। आगे आंसर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ये सारे सवाल मैंने समझाए हैं दिल से। जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायाफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, और जब फ्लैट होगा तो दैट विल लीड्स टू द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स इन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। भैया, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। लीजिए, पहला आंसर ही सही मिल गया। कभी भी आप सवाल पढ़िए तो ऑप्शंस पे मत जाइए, सवाल पढ़ने के बाद उस सवाल के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पे जाइए, तब सवाल लगाने का ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन आप देखते हो, जैसे मान लीजिए घर से सोच लिया हमने जूता खरीदना है, कलर सोचा ही नहीं, पैसा सोचा ही नहीं और चल दिए कि जूता लेंगे, तो दुकानदार के पास तो इतने ऑप्शन है कि आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन घर से हम सोच के ही जाए कि लाल जूता खरीदना है, तो दुकानदार क्या कंफ्यूज कर पाएगा? 500 का ही खरीदना है, लाल जूता खरीदना है, 500 का खरीदना है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। जाके दुकान बोलोगे एक लाल रंग का जूता निकालो, 500 रुपए तक की वैल्यू हो जिसकी, देखिए दुकानदार वही लेके आएगा आपके लिए। तो यही आपके सवाल के साथ होता है। नॉर्मली जब हम सवाल पढ़ते हैं तो ऑप्शंस में आंसर सर्च करते हैं। ऑप्शंस तो यार आपको कंफ्यूज करने के लिए बने, उसमें आंसर क्यों सर्च कर रहे हो? आप उस सवाल के बारे में क्या जानते हैं इसको अपने दिमाग में दौड़ाइए, देखिए वो ऑप्शन में पड़ा होगा। यही तरीका है आपको कॉन्फिडेंस लाने का, सवाल को सही करने का। अदरवाइज बोलते हो ना सर पढ़ तो लिए हैं, याद भी है सारा, कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा है, तो ऐसे आएगा कॉन्फिडेंस, क्या कंफ्यूज होने से नहीं। जो आप जानते हैं पहले वो दिमाग में घुमाइए, देखिए ऑप्शन में पड़ा होगा, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। यह ऐसा कॉन्फिडेंस हमने नहीं देखा कभी ऑप्शन में। जब हम सोच लेते हैं आपको बता देते हैं तो देखते हैं कि है कि नहीं उसमें। चलिए अगला देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड हे बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, पढ़ाया तो था अभी। अच्छा, रूट इफेक्ट दिया होगा, आंसर में रूट इफेक्ट दिया होगा, लेकिन आपके यहां बोहर्स इफेक्ट बोला गया उसे। ठीक है, Which of the following is not true about the Hering-Brewer reflex? Hering-Brewer reflex क्या होता है भैया? Hering-Brewer reflex ऑपरेट होता है हमारे यहां ड्यूरिंग द डीप इंस्पायरेशन। अब देख लेते हैं। It is activated when normal mechanism to switch off expiration does not work timely due to any reason। नहीं भैया, it prevents the alveoli from overstretching and bursting। It normally remains inactive, ये भी बात सही है। तीसरी बात भी सही है, इट इज एक्टिवेटेड व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑफ इंस्पिरेशन डज नॉट वर्क टाइमली ड्यू टू एनी रीजन। तो इट इज एक्टिवेटेड व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑफ एक्सपायरेशन डज नॉट वर्क टाइमली ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है, सॉरी जो दूसरा ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है, क्योंकि हम डीप इंस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको। तो एक्सपायरेशन का यहाँ एक्सपायरेटरी सेंटर का रोल तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म टू स्विच ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पे ए बी सी डी दिया हुआ है, टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं हम, यहां ए बी सी डी दिया हुआ। पार्शियल प्रेशर भैया टिश्यू लेवल में कितना होता है जरा बताइए हमें। जो पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर यहाँ ABCD दिया हुआ है। लगभग हमने देखा था कि यहाँ जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम पढ़ते हैं तो हम इसी के हिसाब से ले लेंगे। यहाँ तक जाते जाते सेचुरेशन 100% होता है, और टिश्यू में सेचुरेशन अगर हम देखें तो लगभग 70% सेचुरेटेड स्टेट में रहता है एक नॉर्मल टिश्यू अगर है तो, लगभग याद होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 20 से 25% ही ऑक्सीजन क्या होता है, डिसोसिएट होता है हीमोग्लोबिन से। 97% होता है, 20 से 25% डिसोसिएट हुआ तो लगभग टिश्यू में 70% क्या होता है हमारे यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो बी वाला लेवल सही होगा, दिख रहा होगा वहां, आपको ग्राफ से ही मैच करना है सवाल। अगला सवाल, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर द करेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है? During inspiration, the diaphragm moves upward while the thorax expand and moves outward। इंस्पिरेशन के दौरान तो डायाफ्राम क्या करता है, लोअर डाउन होता है ना, तभी तो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। The anatomical dead space represents the air that is trapped in the alveoli and is around 150 ml। नहीं भैया, around 150 ml सही है, लेकिन एल्वोलाई में तो नहीं होता है, ये तो पाया जाता है हमारे कंडक्टिंग जोन में। तो ट्रैप्ड इन एल्वोलाई लिखा हुआ है, बाकी बातें सही है। Decreasing blood oxygen and increasing carbon dioxide causes the major increase seen in breathing rate during strenuous exercise। ये सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन फास्टर फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज पीएच शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, ये भी बात सही है। तो 3 स्टेटमेंट तो इसके लास्ट वाले सही हैं, 2 स्टेटमेंट शुरू के गलत हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। देखते हैं, सवाल ही गायब है, केवल असेसमेंट रीजन दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए क्वेश्चन यहां पे, वहां पे दिया था केवल
आपको जो मिलता है आइटम मिलता है कि इसके हिसाब से आंसर करना है। इवन द कार्टिलेजिनस रिंग इज एब्सेंट इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इट डज नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग रैपिड एक्सपायरेशन। द रीजन इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इज लाइंड विद फ्यू सर्फेक्टेंट रिलीजिंग सेल्स। तो दोनों सही है, क्योंकि ये बात सही है, सर्फेक्टेंट पाया जाता है हमारे यहाँ रिस्पिरेटरी सरफेस में। यही ब्रोंक्यूल में सर्फेक्टेंट जब नहीं पाए जाते हैं तो चाइल्ड में एक बीमारी होती है। अब आप इसे बताएंगे बीमारी का नाम क्या होता है, पिछली बार ही आपके नीट एग्जाम में पूछा गया हो। क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए इज ओरोफेरिंक्स, ए कहां है भैया, ओरोफेरिंक्स। बी क्या करा है, बी इज नेजोफेरिंक्स, बी इज नेजोफेरिंक्स। डायग्राम में बी कहां दिख रहा है, बी को हरे रंग से दिखा रहा है, नेजोफेरिंक्स नहीं भैया। सी इज लैरिंजोफेरिंक्स, नहीं बताएंगे हम। फिर बात करें ड्यूरिंग सोलोइंग, डी प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। डी प्रिवेंट्स, डी कहां गया, एपिग्लॉटिस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी, एक सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है इसमें। डी जो है यूवुला को दिखा रहा होगा, दिख रहे हैं डायग्राम, डी यूवुला है। और यूवुला डेफिनेटली जब हम बताए थे कि स्वेलिंग ऑफ फूड जो होता है तो उसके टाइम यूवुला हमारा मूव कर जाता है ऊपर की तरफ और वो प्रिवेंट करता है। अगर हम देखें तो ओरोफेरिंक्स माउथ वाले इलाके में होगा, नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी की तरफ होगा, यानी जो डी जिसको हम ओरोफेरिंक्स बोला जा रहा है यहाँ पे वो क्या है, वो नेजोफेरिंक्स है बेसिकली। क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज इन मैमल्स occurs in alveoli, air sacs clustered at the tip of the finest bronchioles. Reason है the types of epithelial layer of serous membrane such as the pleura is the same as the found in alveoli. In light of the above statement, choose the correct one. Gaseous exchange in the mammals occurs in alveoli. तो एल्वोलाई जो होती है उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो कौन सा होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। क्यों, क्योंकि हम बात करेंगे तो जहां भी एक्सचेंज या डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा भैया, डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए सरफेस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होना चाहिए। ठीक है, द टाइप ऑफ एपिथेलियल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन सच एज द प्लूरा इज द सेम एज द फाउंड इन एल्वेलाई। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी कर देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अपने अलग लेक्चर में, अलग चैप्टर में जिसका नाम है एक्सक्रीटरी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में चलेंगे और देखेंगे कि हम चीजों को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट अवेटेड स्लाइड होता है आपका, जिसका आपको रहता है वर्षों से इंतजार। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।